समान हो जाए, समता का अनुभव करें, समता को महसूस करें, आपस में समझ लो ना, आपस में जो उनका जो भी सामाजिक आर्थिक जो भी विषमताएं हैं वो उन्हें फील ना हो, उन्हें महसूस ना हो। तो चाहे कानून के समझ समता हो, विधि के समझ समता हो, चाहे विधि के समझ समान संरक्षण हो, दोनों का अंतोगत्वा लक्ष्य क्या है? एक ही है। मेरी बात सुनाई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि दोनों इसीलिए एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि सुनने में देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। यस सर। एक में बोला है कि भाई विधि किसी के लिए कुछ विशेष अधिकार नहीं देगा, कानून के सामने किसी के सामने कोई किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। दूसरा बोल रहा है अगर कुछ लोग पिछड़ रहे होंगे, कुछ वर्ग पिछड़ रहे होंगे तो उनके लिए राज्य कुछ करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यह देखने में तो अलग अलग चीजें हैं। एक और राज्य बोल रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरी ओर राज्य खुद बोल रहा है कि हम करेंगे। मेरी बात सुन रहे? मैं तुमसे कहता हूं कि कुछ काम करो और फिर मैं ही बोलता हूं कुछ काम मत करो, इस बात का कोई सेंस निकलता है? नहीं निकल रहा। लेकिन यहां सेंस निकलता है। यहां कैसे सेंस निकल रहा है? यहां पर सेंस क्या आ रहा है दोनों बातों को मिलाकर कि किसी भी प्रकार से विधि के समझ समानता लोगों की बनी रहे, और इस वजह से अगर असमान लोगों को, विषमताओं को महसूस करने वाले लोगों को अगर राज्य को कुछ संरक्षण देना पड़े, राज्य को कुछ कानून नियम कायदे प्रावधान बनाने पड़े ताकि असमान लोग समानता फील करें, समता फील करें, समता महसूस करें, समता का अनुभव करें, है ना? तो अंतोगत्वा लक्ष्य तो वही है ना, समान बनाना। अंतोगत्वा लक्ष्य तो वही होगा, समान बनाना। क्या मेरी बात सुन नहीं? इस लिहाज से दोनों दिखने में एक दूसरे के क्या है? विरोध में, लेकिन असल में क्या है? एक दूसरे के पूरक है। अंततः एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव, अंततः एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे होते हैं। नहीं सुनना है? आगे नोट करो इस बात तो लिखो। हालांकि देखने में कितनी लगी होगी आपको, हालांकि देखने में यहाँ तो भैया आसमान वितरण हो रहा है। हाँ आसमान वितरण ठीक है। चलो आसमान पहला इन लोग को बंद करवा दीजिए, सब बराबर है। चलो बताओ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा, तो कितना गर्मी हुई है? गर्मी क्यों कर गया कब बोला तो? चलो क्या कह रहे हो? हालांकि देखने में, हालांकि देखने मैं लिखा है ये सब। हालांकि देखने में ये चीजें, हालांकि देखने में, अच्छा चलो कोई बात नहीं। हालांकि देखने में विधि के समझ समता, विधि के समझ समता, विधि के समझ समता, विधि के समझ समता एवं अंडरलाइन करके लिखोगे इसे इन्वर्टेड कॉमा में पूरा। विधि के समझ समता एवं विधि के समझ समान संरक्षण, विधि के समझ समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण, कोई बात नहीं। विधि के समझ विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण एक दूसरे के विरोधाभास में प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका अंतिम लक्ष्य, अच्छा लाइट नहीं आ रही क्या? क्योंकि इनका अंतिम लक्ष्य ठीक है। जब मैं लेक्चर शुरू करता हूँ मतलब पढ़ाना, तो मेरी आवाज़ उदित नारायण की तरह होती है ना, लेकिन 40-50 दिन बाद मेरी आवाज़ होती है कैलाश की।
फटा बनाती है यहाँ पे, समझा? चलो एडजस्ट करो थोड़ा सा। देखो क्योंकि इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? सबको समता प्रदान करना। विधि की समझ देखो, हाँ, विधि की समझ सबको समान बनाने का है। विधि के समझ सबको समान बनाने का है। अतः यह एक दूसरे के पूरक, अतः यह एक दूसरे के पूरक है। आगे लिखोगे, यह दोनों सिद्धांत ए वी डाइसी नाम है राजनीतिक विचारक का नाम है। यह दोनों क्या सिद्धांत ए वी डाइसी के विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ LAW, ठीक है, रूल ऑफ लॉ से या विधि का शासन से प्रेरित है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में उसी के आगे लिखो, कुछ छूट जा रहा है क्या? देखो समझाते रहो। मैं यहाँ पर एवी डाइसी एक राजनीतिक विचारक थे, बहुत महान राजनीतिक विचारक। उनके बहुत सारे जो फिलॉसफीज हैं, उनके बहुत सारे दार्शनिक सिद्धांत हैं, वो हमने लॉ में लिए हुए हैं, कानून बनाने में लिए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं सिद्धांतों में से एक इंपॉर्टेंट है विधि का शासन, है ना? कानून का शासन, कानून का राज। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वो चीज जो है वो इन्होंने पहली बार बोली थी, एवी डाइसी ने। और इसी सिद्धांत में विधि के शासन के सिद्धांत में वह दो विचार छुपे हुए। कौन से विचार छुपे हुए हैं? विधि के समझ समता और विधि का समान संरक्षण। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अंततः देखा जाए तो यह सिद्धांत किसने दिए हैं? डाइसी ने दिए हुए। चाहे विधि का समझ समता हो, चाहे विधि का समान संरक्षण हो, ये दोनों सिद्धांत की जड़ कहां पर है? विधि के शासन में। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। और उच्चतम न्यायालय ने अपने कई सारे निर्णयों में माना है कि विधि का शासन, कानून का शासन, कानून का राज क्या है? किसका अंग है? मूल ढांचे का। मूल ढांचे का अंग है। समझ में आ गया? नोट करोगे, देखो उच्चतम न्यायालय ने अपने कई सारे निर्णयों में विधि का शासन, विधि के शासन को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संविधान के मूल ढांचे का एक घटक माना है। संविधान के मूल ढांचे का एक घटक समझते हो ना? समझते हो? घटक मैगी बनाया, मैगी मसाला एक घटक हो गया। एक वो जो नूडल डालते हैं उसका मैदे वाला, वो घटक हो गया। प्याज काट के डालते तो वो घटक हो गया। सब घटक सुना? चलो, घटक यानी जिससे कोई चीज बनती है, घटक। ठीक है। घटक ऐसा कि किसी को घटके हैं, घटक ऐसा कि किसी को कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मूल ढांचा जिससे बना है उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। यस सर। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है। चलो, इतना बात हो गया। कितनी बात हो गई? हमने खूब जोर शोर से पढ़ा दिया कि विधि के समझ समानता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, समान संरक्षण होना चाहिए, वगैरह वगैरह। राष्ट्रपति पे एक आरोप लगा है ना, लेट अस सपोज कोई गंभीर आरोप लग गया, हत्या का, किडनैपिंग का। मेरी बात सुनाई? और तुम्हारे ऊपर एक आरोप लगा। किसके ऊपर आरोप लगा? तुम्हारे ऊपर।
मैं भी कह नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभय जी के ऊपर एक आरोप लग गया, मैं सब नहीं कर सकता। मेरी बात सुनी। अब बताओ कि किसे पहले पुलिस अप्रोच करेगी? अभय को पकड़ ले जाएगी। मेरी बात सुनाई नहीं समझे बात? सर ये कितना बोलते हैं? अरे कह देंगे उन पर भी तो आरोप लगा है। ये बोलेंगे अरे विधि के समझ समान है हम लोग, उन पर भी आरोप लगा है। किडनैपिंग में राष्ट्रपति मेरे साथ थी, द्रौपदी मुर्मू जी। मेरी बात सुन रही? ये बोलेंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, पहले तो इन्हें टांगा जाएगा। मेरी बात सुन रही? समझ में आ रहा है क्यों? ये तो संविधान में ऐसा दिया हुआ है, प्रैक्टिस में कुछ है और कुछ और आ जा रहा है। द रीजन बीइंग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को संरक्षण मिलता है कुछ एक आर्टिकल से, 361 और 362 या 361 बी। मेरी बात सुन रही? कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे लिखे हुए हैं कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अभियोजन होता है, कोई आरोप लगता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं लग जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक इसी तरह से अगर कोई एमपी भी होते और अभय जी होते, अब अभय जी कितना भी बोल रहे होते कि ये एमपी भी, हमारे यहाँ के एमपी भी जो है वो हमारे साथ किडनैपिंग में साथ थे, फिर भी पुलिस किसे पहले टांग ले जाएगी? अभय बार बार अभय टंगा देते तो ठीक है ना, एमपी को नहीं छुएगी। द रीजन भी क्या कारण है? क्योंकि अनुच्छेद 105 बोलता है कि एमपी को ऐसे नहीं छू सकते, प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। मेरी बात सुनाई? कोर्ट ऑफ लॉ से मतलब जो न्यायपालिका है, विधि द्वारा स्थापित न्यायपालिका है, उसके द्वारा निर्णय आ जाना चाहिए, तब वो आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो। तो जो सामान्य नागरिक हैं और राष्ट्रपति, राज्यपाल, एमपी और एमएलए, इनके बीच में कुछ थोड़ा सा अंतर रखा गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एमपी अपने राष्ट्र की कटु से कटु आलोचना कर सकता है। कहां पर? संसद के अंदर कटु से कटु आलोचना खूब खराब बोल सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आम नागरिक नहीं बोल सकता, आलोचना कर सकता है, बहुत कटु आलोचना नहीं कर सकता। क्या कारण है? क्योंकि एमपी को, एमएलए को इम्यूनिटी प्रदान है। इम्यूनिटी समझते हो ना? उसे एक शक्ति प्रदान है कि उसे बोलने का, बात रखने का अधिक अधिकार, स्वतंत्रता, बात करने की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास भी है, ये बात सही है, लेकिन उसके पास कहीं अधिक है। अगर वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करते का उपयोग करते हुए यहाँ पर राष्ट्र की आलोचना, सरकार की बहुत खरी खटी आलोचना करे, कहाँ पर? संसद के अंदर, तो भी उसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो विधि के समझ समानता तो है, सही बात है, लेकिन एमपी, एमएलए और राष्ट्रपति, राज्यपाल को कुछ खास तरह की इम्यूनिटी दी जाती है, वो भी हमारे आर्टिकल्स में ही लिखा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों दिया जाता है? क्या कारण होता है? ताकि वह निर्भीक तरीके से, स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकें, है ना, बिना सरकार के दबाए, बिना सरकार के डर में आए, वह अपनी बात संसद में रख सके। क्या मेरी बात क्लियर है? वह देश को समझा सके, देश को अवेयर कर सके, इसलिए संसद में उन्हें इम्यूनिटी मिली। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नोट करना स्टार्ट करोगे। उसी तरह ठीक है, अभी एक और बिल आ रहा है, वैसे इस बारे में शायद देखा होगा तुमने, ऐसी बात चल, एक और बिल आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा बिल है नहीं। कहने का ये मतलब है कि एमपी और एमएलए को ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। मेरी बात सुन रही? स्पेशली एमपी को विद इन सेशन, अगर सेशन सत्र चल रहा है तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत घनघोर अपराध कर दिया है ना, लगातार देश की सूचना अगर दे रहा है किसी पड़ोसी, किसी शत्रु राष्ट्र को, तब भले ही अरेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज एमपी को ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, वो बाहर रहेगा। एमएलए को भी, क्या बात क्लियर है? उसके खिलाफ खूब, हालांकि ये सब बातें होती हैं तो मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ और इंटरप्रिटेशन समझ से अपना निकालता है, वो बात सही है, लेकिन सामान्य तौर पर लिखा हुआ है कि एमपी और एमएलए समान क्राइम्स के लिए अरेस्ट नहीं हो सकते। बहुत ही घृणित स्तर का कुछ किया हो या उसका बाहर रहना देश की सुरक्षा पे खतरा हो, तब ऐसा अरेस्ट होगा, अदरवाइज एमपी, एमएलए अरेस्ट नहीं होते। किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 105 और 194। एमपी के लिए 105 और एमएलए के लिए 194। क्या मेरी बात क्लियर है? बस यही बात नोट कर लेते हैं, लिखो।
देखो, विधि की समझ समता के अपवाद, अपवाद में लिखोगे या ऐसे लिख लो अपवाद, अपवाद देखो। भारतीय संविधान में निहित, भारतीय संविधान में निहित विधि के समझ समता का सिद्धांत पूर्णतया निरपेक्ष नहीं है, पूर्णतया निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, इसमें कुछ अपवाद निम्नलिखित हैं, इसमें कुछ अपवाद निम्नलिखित हैं। इसमें कुछ अपवाद निम्नलिखित लिखोगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 और 361A, 361 और 361A के अंतर्गत अभियोजन के विरुद्ध, अभियोजन के विरुद्ध उन्मुक्ति प्रदान की गई है, अभियोजन के विरुद्ध उन्मुक्ति, उन्मुक्ति यानी स्वतंत्रता, उन्मुक्ति दूं, उन्मुक्ति उन्मुक्ति प्रदान की गई है। आगे लिखोगे। सांसदों और विधायकों को, सांसदों और विधायकों को विधायिका में विशेष अधिकार, सांसदों और विधायकों को विधायिका में विशेष अधिकार अनुच्छेद 105 और 194 के तहत प्रदान किए गए। ठीक है, अनुच्छेद 105 194 एक एमपी को और एक एमएलए को प्रोवाइड किया गया है ना, जिससे इनकी स्वतंत्रता मेंटेन रहती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब सोच के बताओगे, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है या विदेशियों के लिए भी है? ये चीज लिखवा चुका हूँ, कुछ याद आता तो कैसे? सोच के बताओ या देख के बताओ या सोच के ही बताओ तो अच्छा है, अच्छा लगेगा मुझे। ये भूल चुके होगे। सबके लिए है, सबके लिए है पक्का? हाँ सबके लिए। मेरी बात समझ? या आर्टिकल 14 जो है वो राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य बराबरी, समता, समानता सबके लिए रखेगा, ना केवल भारतीयों के लिए, साथ ही साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी रखेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? फालतू में विदेशी नागरिकों को हैरेस नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कानून के समक्ष उनकी भी बराबरी रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात सुन भाई। अब सोच के बताओ, पाकिस्तान से यहाँ कोई एम्बेसडर आया, पाकिस्तान नाम सुना है? हमारे उनके अच्छे संबंध है, खराब संबंध रहते हैं? खराब संबंध रहते हैं अक्सर। पाकिस्तान से इंडिया में कोई एम्बेसडर समझते हो? दूत, समझ गए ना? कोई राजदूत आया, उसने शिखर वार्ता कुछ हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, उसमें वहां पर उसने खूब आलोचना की भारत, भरसक। दुश्मन देश तो नहीं है लेकिन कह सकते हो शत्रु ही है एक तरह से। मेरी बात सुनाई? शत्रु तो रखता है, हमने दुश्मन नहीं बोला, वो बात अलग है। ठीक है, खूब आलोचना की, भरसक आलोचना। मेरी बात सुनाई? हिंदुस्तान ये, हिंदुस्तान को, ऐसे वैसे हर तरह की बातें कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे भी लगवा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है?
क्या इंडियन गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेगी? नहीं। क्यों? उसको अभी तो तुमने बोला था विदेशी नागरिक जो है वो भारतीय नागरिक के बराबर है सत्ता के अधिकार के अनुसार, अभी बोला था ना। अब बोल रहा अगर वो वहां से यहाँ पर आएगा और कुछ भी बोलेगा तो हम अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ बताओ क्या कह रहे नहीं, पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं, भारत आ चुका है। भारत में कोई शिखर वार्ता कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की हर तरह से बुराई कर रहा है, उल्टा सीधा बात बोल रहा है। क्योंकि सर जी मेरी बात सुन रहे हैं? उसकी भी अब बताओ। उसे भी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम तो बोलते हैं अगर यही काम कोई भारतीय नागरिक करेगा तो पकड़ लिया जाता, सर उसमें देशद्रोह केस चलाता। क्या मेरी बात क्लियर है? और हमने अभी 14 के क्या बोला है? राज्य विधि के समक्ष, विधि के समक्ष सभी को समान समझेगा, यही तो बोला है। राज्य विधि के समक्ष सभी को समान समझेगा, यही बोला है। और ये भी बोला हमने कि यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, विदेशियों के लिए भी है। तो विदेश से आया एक आदमी अगर भारत की आलोचना कर रहा है तो क्या वो भारतीय कानून के तहत उसे सजा नहीं दी जा सकती? नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में क्या बोला? विदेशी एम्बेसडर, दूत, समझ रहा हो ना, राजदूत, या जिसे बोल सकते हो राजनयिक। तो विदेशी राजनयिक को बोलने की स्वतंत्रता रहती। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस तरह की स्वतंत्रता एमएलए और एमपी को मिली हुई है, ठीक उसी बराबर की स्वतंत्रता किसे मिली होती है? राजनयिक। क्या मेरी बात क्लियर है? वो विदेशी नागरिक जरूर है, लेकिन केवल विदेशी नागरिक नहीं है। अगर केवल विदेशी नागरिक होता तो यहाँ हम उसे बुलाकर क्यों पिटाई करते, मतलब कानून से पिटाई करते। मेरी बात सुन नहीं? वो भाग देता वैसे, रुकता क्यों यहाँ पर? मेरी बात सुन नहीं? लेकिन हम उसमें केस चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो विदेशी राजनयिक है, दूत है, तो हम ऐसी कोशिश नहीं कर सकते। उसे भी उन्मुक्ति की या बोलने की उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त है जितना कि एमएलए और एमपी को, यानी कि सामान्य भारतीय नागरिक से ज्यादा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वह भी किसमें आ जाएगा? अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। सामान्य तौर पे तो हमने बोला सभी लोग बराबर है, सब कानून के नजर में सब बराबर है। मेरी बात नहीं? फिर भी हमने देखा राष्ट्रपति, राज्यपाल और कौन कौन? एमपी और एमएलए, है ना? ये इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इनके पास ज्यादा उन्मुक्तियां होती हैं सामान्य नागरिक के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में। ठीक है? और उसी तरह से एक और आदमी कौन है? एक और श्रेणी का आदमी कौन है? राजनीति। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करोगे इस बात को? लिखो हालांकि अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिक कौमा विदेशी, भारतीय नागरिक कौमा विदेशी, यहां तक कि एक कंपनी को भी कंपनी यानी कि एक विधिक इकाई, एक लीगल एंटिटी बोलते हैं, विधिक इकाई है अपने आप में। ठीक है? यहां तक कि एक कंपनी को भी एक विधिक इकाई मानते हुए, समानता का अधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध ही उपलब्ध है। साथ ही यह केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध ही उपलब्ध है, के विरुद्ध ही उपलब्ध है। फिर भी विदेशी राजनयिकों को भी अभियोजन
के विरुद्ध फिर भी विदेशी राजनयिकों, लिखवा दो दोबारा से, विदेशी राजनयिकों को भी अभियोजन के विरुद्ध उन्मुक्ति प्रदान की गई है। उन्मुक्ति प्रदान की गई है। कर लिया? हो गया? तो बस यही था हमारा आर्टिकल 14 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप क्वांटिटी लिखवा दिए, केस भी लिखवा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ पूछना है किसी को इसमें तो बताओ। वहाँ से विदेश से कोई मेहमान आ रहा है, अगर राजनयिक है तो, अगर विदेशी क्या करें, वहाँ से कोई मेहमान आ रहा है तो उसे भी वही, उसे राजनयिक ही मानते हैं। अगर कोई अपने राज्य की ओर से आया हो, अपना राज्य, वहां से राष्ट्रपति किस हैसियत से आ रहे हैं, निजी नागरिक की हैसियत से, विदेशी सैलानी की हैसियत से, या वहां के राष्ट्रपति की हैसियत से आ रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति की हैसियत से उस आदमी को बुलाया जा रहा है ना, तो उसे भी उतनी ही इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, उसे उतनी ही उन्मुक्ति की स्वतंत्रता रहेगी। कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर आप। परवेज मुशर्रफ यहाँ पर आए, मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा अपने आँख से, मतलब वीडियो देखा तो छोटा बच्चा था, ठीक है। परवेज मुशर्रफ यहाँ पर आए, उन्होंने बड़ी है ना ओछी बात कही ऑन टीवी, मेरी बात समझ, हिंदू मुस्लिम दंगे से रिलेटेड कुछ बात कही। आगरा समझौता 2001 का आसपास का समय था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि 2001 था या 2000 था, ऐसे ही कुछ समय था आगरा समझौता। वो वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी होगा, यूट्यूब पे कहीं पड़ा होगा, यूट्यूब पे है, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी खराब बात कही कुछ हिंदू मुस्लिम दंगे को लेकर, है ना, मतलब भड़काने के उद्देश्य से किया। तो यहाँ पर यहाँ के थे एक मौलवी साहब थे यहाँ के, उन्होंने उसे रिप्लाई किया कि हमारे यहाँ देश में कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो है, आपके यहाँ तो ये भी नहीं देख रखा है। उन्होंने उसे रिप्लाई किया। अब उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ना, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। कौन? परवेज मुशर्रफ। लेकिन क्यों उन्हें छोड़ दिया गया? क्योंकि वहां के राष्ट्रपति की हैसियत से आए हैं, यानी कि वहां के दूत की हैसियत से आए हैं, और निजी क्षमता में नहीं आए हैं। निजी क्षमता में आए तो यहीं पर लुटा लुटा के मारा जाए, समझा, मतलब कानून के तहत मारा जाए, ऐसे नहीं, समझा। लेकिन निजी क्षमता में नहीं बात कर रहे थे, राजनयिक के स्तर की बात, राजनयिक के हैसियत से आए हैं ना, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर आए। वो वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देखिएगा जरूर से। तो वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने यहाँ पर आए हैं, और तब वो इस तरह की सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई हमने उन्मुक्ति दे रखी है तो कर ले जा रहे हैं। अगर विदेशी नागरिक आकर यहाँ पर, क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पर आ गई, एक एनजीओ है क्रिश्चियन मिशन, बहुत सारे एनजीओ है, यहाँ पर आकर लोगों को भड़का रही है, ये धर्म छोड़ दो, वो धर्म छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मेरी बात सुनाई, भड़का रही है लोगों को। तो क्या उसके खिलाफ सांप्रदायिकता फैला रही है? क्या उसके खिलाफ राज्य को कार्रवाई करने का है? क्या राज्य कार्रवाई कर सकता है? कर सकता है, सांप्रदायिकता के आधार पर। अगर यह बात एकदम खुलकर आ गई कि सांप्रदायिक हिंसा फैला रही, सांप्रदायिक तनाव फैला रही किसी क्षेत्र में, तो राज्य कर सकता है कार्रवाई। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो राज्य के मतलब विधि के समझ सब लोग समान है, यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है, ऐसे समझो। विधि के समझ सब लोग सब कोई समान है, और यह सुनिश्चित करना राज्य का कार्य है। अगर किसी तरह से असमान कोई टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो ईंटा लगाकर उसे भी सही करना, समझ रहे हो ना? कभी कभी क्या होता है, छोटा बच्चा कहता है हम भी खेलेंगे, कहता है ना, तब उसे मना नहीं कर सकते क्योंकि छोटा रोने लगेगा, मम्मी शिकायत कर देगा। तो क्या बोलते हैं, दूध भात होगा उसका, बस वही दूध भात है। समझ गए? दूध भात वाला कौन सा समझते हो कि नहीं समझते? समझते सब लोग, बस वही दूध भात है, लेकिन खिलाना सबको। क्या मेरा बात क्लियर है? दूध भात ही हो रहा है उसका, लेकिन होगा उसके साथ उसका, ठीक है। तो अगर कोई पिछड़ रहा है उसे भी ऊपर लाकर समानता देना, इसे सुनिश्चित करना राज्य का काम है। नहीं समझे बात? ये दूध भात लिखना मत अपनी कॉपी है ना, कोई टीचर देखेगा कहेगा ठीक है दिखा दे, ठीक है, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। अरे बोलो।
अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, अगर किसी की शक्तियाँ कम है तो उसे शक्ति प्रदान करना ताकि वो विधि के समान हो जाए, विधि के सामने समान हो जाए, यह भी किसका काम है? राज्य का काम है। राज्य का काम है सुनिश्चित करना कि हर एक व्यक्ति विधि के समक्ष समान हो, समान खड़ा हो। मेरी बात समझ? विधि के समक्ष समान खड़ा हो, यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ आ गई तो मेरे ख्याल से ठीक है। राजनयिक को उन्मुक्ति है तो भाई वहां के प्रेसिडेंट, वहां का है ना, वहां की ओर से, देश की ओर से अगर आ रहे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर घूमने आएंगे, विदेशी सैलानी के हैसियत से आएंगे और यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करेंगे, है ना, तो उनके खिलाफ FIR या उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो। भारतीय कानून मतलब जो भी भारतीय कानून के अंदर शक्ति होगी, जितना भी विदेशी नागरिक पर लगता होगा, है ना, वो उनके खिलाफ किया सकता है। हो सकता है उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया कि आगे से इन्हें अंदर नहीं आने देंगे, अब से उन्हें परमिट नहीं मिलेगा इंडिया आने का, ऐसा कर सकते हैं। मेरी बात समझ? लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन उनके साथ होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन राजनयिक के स्तर पर आए तो नहीं हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया तुम लोग। आगे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, एक बार पढ़ लो, फिर हम अनुच्छेद 15 की ओर मूव करते हैं। पांच चीजें हैं: धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश, लिंग और जन्म। लिंग और जन्म स्थान, बेसिकली भाषा नहीं, भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। सही बात। फिर तो बताओ, बता दूंगा अभी। जन्म स्थान, मुख्यतः 5 चीजें दी हुई है। ठीक है, अनुच्छेद 15 हेड डालो। अनुच्छेद 15 लिख ले, पहले लिख लेते, फिर समझते। लिखोगे अनुच्छेद 15 हेड डालो, लिखो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, मूल क्या है पहले वो लिख देना। वो चारों बंद हम नहीं लिखेंगे, लेकिन मूल क्या है वो लिख देते। देखो मूल या मूल पाठ या मूल करके लिखना, ऐसे लिखो। धर्म, कॉमा, जाति, कॉमा, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान, हाँ, मूल वंश को क्या कहते हैं? अच्छा, अब बताओ। एथनिसिटी बोलते होंगे शायद। ठीक है, एथनिसिटी, ETHNICITY, एथनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इतना हिंदी पढ़ाई कि इंग्लिश भी अलग भूल जा रहा है, क्या किया जाए? एथनिसिटी वैसे बोलते हैं, क्या ठीक? क्या लिखा? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं जन्म के स्थान पर केवल, जन्म स्थान के आधार पर केवल विभेद का प्रतिषेध। प्रतिषेध, यही वाला शायद, वो वाला शायद षटकोण वाला, षटकोण वाला ना, हाँ, निषेध वाला, प्रतिषेध वाला, प्रतिषेध। चल, विभेद का प्रतिषेध लिख लिया। क्या मतलब हो? सभी को समानता का अधिकार। भेदभाव नहीं कर सकते? क्यों नहीं भेदभाव कर सकते? आधारों के क्यों?
कुछ आधारों के आधार पर विभेद नहीं हो सकता, जैसे कि जन्म स्थान हो गया, ठीक है। मंदिर हो गया। मूल चीज क्या है बनाया गया समझते हैं, चलो ठीक है चल रहा है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि यह 5 आधार है और केवल इन आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में? इसमें इंपॉर्टेंट में किस पे जोर दे रहा हूं, ध्यान जा रहा है तुम्हारा? केवल पे जोर दे रहा हूं। केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि अगर दो चीजें मिल जाए, केवल वाली बात ना रह जाए, तो भेदभाव कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? पहली बात समझो मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है? यानी अगर दो चीजें मिल जाए तो भेदभाव कर भी सकता है। अगर केवल अकेले है ना, अकेले लिंग के आधार पर, समझो, जाति, धर्म, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव राज्य की ओर से नहीं किया जाए। पहली बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये आर्टिकल 15(1) में मुख्यतः ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 15 हालांकि जैसा लिखवाया भी शुरुआत में कि क्या कर रहा है, अनुच्छेद 15 क्या कर रहा है, मतलब समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, लोगों राज्य को निर्देशित करता है कि वह किसी भी तरह का भेदभाव ना करे इन आधारों पर। क्या मेरी बात क्लियर है? उस लिहाज से उस बात को रखने के लिए पहला जो उपबंध लिखा गया वो ये था जो तुमने पढ़ा। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक उपबंध और जोड़ा गया था 15(4). मेरी बात समझ? इसमें क्या लिखा हुआ था कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक शॉर्ट में समझा रहा हूं, व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्य भेदभाव कर भी सकता है। 15(1) में क्या लिखा हुआ है? राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। 15(4) में क्या लिखा हुआ है? कुछ सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, अगर सांस्कृतिक और एवं शैक्षिक पहलू की बात होगी, अगर सांस्कृतिक एवं शैक्षिक व्यवस्था की बात होगी तो राज्य भेदभाव कर भी सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या तुमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का नाम सुना है? अरे बोलो, किसने नहीं सुना है? अभी तो बोला मैंने, सबने सुन लिया? चलो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, वेरी गुड। आदिवासियों के लिए किया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया। मेरी बात समझ? अनुसूचित जनजाति को उनकी शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सीबीएसई बोर्ड के अच्छे स्कूल, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल जिन्हें अच्छी सुविधाएं दी जाए, रहने और खाने की फ्री व्यवस्था की जाए, ऐसे खोले जा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? सरकारी स्कूल यहाँ भी चलते हैं, ऐसा नहीं सरकारी स्कूल, लेकिन उनकी भी तो कोई फीस होती है, नहीं होती है? सरकारी स्कूल है लेकिन उनकी भी तो कुछ फीस है कि नहीं है? लेकिन ये एकदम फ्री है, खाना भी, रहना भी, पढ़ना भी, और तो और जितनी भी पढ़ाई लिखाई संबंधित सामग्री सब कुछ फ्री, टोटल फ्री। मेरी बात समझ? किसके लिए? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? जब मैं बोल रहा हूं अनुसूचित जनजाति, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है यार, यहां तो बोल रहे थे कि जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव राज्य नहीं करेगा, और 15(4) में क्या राज्य खुद ही कह रहा है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के लिए या सांस्कृतिक एवं शैक्षिक व्यवस्था के लिए, है ना, क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। और इसी का उपयोग करते हुए क्या बना दिया उसने? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बना दिया। नहीं समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना? अब बताओ, इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात ये बताओ, 15(4) को किसने जुड़ा दिया था? याद है किसी को? पता है? हाँ, कैसे जोड़ा गया था?
ये शुरुआत संविधान में था या बाद में जुड़ा गया? सर 103वें संविधान संशोधन में जुड़ा गया। 103 में? अरे 103 में अभी अभी ईडब्ल्यूएस वाला है, ईडब्ल्यूएस वाला आया अनुच्छेद वो जनरल वालों का है 103वां। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस का है। नाम सुना है ईडब्ल्यूएस का ना तुम लोगों ने? सुनाओ, चलो बताओ किससे जुड़ा गया? ए लक्ष्मीकांत, बंद करो लक्ष्मीकांत, ऐसे होता है ये नहीं, कोई बात बंद करो, बंद करो, इस पे ध्यान लगाओ। ठीक है, ये देखो इन्हें बताएंगे पहला संविधान संशोधन। अरे क्या बोलूं मैं, पहला संविधान संशोधन ही ये था। क्या था? 15(4) जोड़ दो भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? और उस पहले संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ, उसमें क्या किया गया? उसमें ये बात बोली गई कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक व्यवस्था सुधार करने के लिए, गतिविधि को बढ़ाने के लिए राज्य कुछ व्यवस्था कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? इनके लिए कर सकता है। अगर कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष, कोई लिंग विशेष, है ना, या जन्म स्थान, किसी खास जगह के लोग, समझ रहे हो ना, या किसी मूल वंश के लोग अगर पिछड़ रहे हैं इन चीजों में, तो वो प्रिजर्व करना, संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना राज्य की जिम्मेदारी दे दी। अब सोच के बताओ, संविधान की शुरुआत में ही बोला गया था कि पवित्रतम क्या है? मौलिक अधिकार। यानी कौन सा भाग? भाग 3। यानी कौन से आर्टिकल्स? 12 से 35 बोला ही गया था पवित्रतम है, इसे लिखा जा रहा है। और पहला संविधान संशोधन ही आक्रमण किस पे कर रहा है? मूल अधिकार, छेड़छाड़ किसके साथ कर रहा है? मूल अधिकार के साथ कर रहा है। नहीं समझे बात? समझ रहा हो ना? बोला क्या गया था कि किसी भी लिहाज से, है ना, मूल अधिकार संरक्षित रहेंगे, पवित्रतम है। अरे वो तो छोड़ो, अभी एक दिन पहले 13(1) पढ़े हो। 13(1) तो क्या बोला गया था? 13(1) और 13(2) को मिलाकर क्या निष्कर्ष निकल रहा था? अगर कोई नया प्रावधान, कोई नया कानून, कोई नया संशोधन मूल अधिकारों में किसी तरह की छेड़छाड़ करता है, जैसे स्वतंत्रता के बाद लिखा गया, 26 जनवरी 1950 के बाद लिखा गया, उसे शुरुआत से ही क्या मान लिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा। समझ रहे हो ना? दो चीजें इसके अगेंस्ट में। पहला तो मूल अधिकार छूना ही नहीं था, पहले ही बोला गया, पवित्रतम की श्रेणी में आता है, पहले से ही दिमाग में चला था, नहीं मूल अधिकार नहीं छूना है। ठीक है। और दूसरा 13(1) में लिखा भी हुआ है कि मूल अधिकारों में अगर किसी प्रकार का बदलाव, लिखे हुए मूल अधिकारों में यदि किसी भी प्रस्ताव द्वारा, किसी भी संशोधन द्वारा अगर उसमें बदलाव हो रहा है, तो वह संशोधन अमान्य हो जाएगा। शुरुआती धारणा तो यही नहीं, शुरुआती धारणा 1950-1960 के दशक में सोचना है, अभी के दशक में नहीं सोचना है ना, कि छायावाद का सिद्धांत वगैरह तो बाद में आया ना, 74-75 तक आता रहा। ठीक है। शुरुआती दशक में तो यही मूल धारणा थी कि मौलिक अधिकारों को लिखा किसने जा रहा है, ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग इसे फॉलो करेंगे तभी संविधान को मानेंगे। बताया था ना, लोग संविधान को क्यों मानेंगे? जब संविधान उन्हें कुछ दे रहा होगा। समझ रहा हो ना? अरे बोलो, तुम कहीं फालतू में पहुंच जाओगे नहीं, जहां 2 लड्डू मिल रहा होगा, 4 लड्डू, समझ रहा हो ना, या ज्ञान मिल रहा होगा, या नौकरी मिल रही होगी, या कुछ काम की बात होगी, वहीं जाओगे ना। क्या बात क्लियर है? तो लोग मूल अधिकारों के चक्कर में तो संविधान को मानेंगे, है ना? अरे बोलो। तो अगर मूल अधिकार पहले ही संविधान संशोधन में टारगेट कर लिए जाएंगे, है ना, उसे कम करने की कोशिश या उसे कुछ भी उसमें चेंज करने की कोशिश, बदलाव करने की कोशिश की जाएगी, है ना, तो लोगों का मनोबल नहीं टूट जाएगा। लोगों की जो आस्था है संविधान में, वो क्या वैसी बनी रहेगी? नहीं समझा? और वो तो छोड़ो, 15(4) में सीधे मौलिक अधिकारों पर ही धावा बोल दिया गया। क्या बोला जा रहा है कि हमने जो 15(1) में लिखा था वो सब सही था, लेकिन 15(4) भी है। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? विरोधाभास। देखो ध्यान से, विरोधाभास है कि नहीं है? एक और तो बोला है राज्य किसी भी तरह का क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, वही 14 वाली बात। और 15(4) में इसे मूल अधिकारों के दायरे में ले आए गए।
कि भेदभाव करना है, मूल अधिकारों के दायरे में ले आए कि अगर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक बातें हैं तो भेदभाव करना है। राज्य के ऊपर आरोप, राज्य के ऊपर दे दिया गया था कि अगर कोई जनजाति, जाति, धर्म, मूल वंश के लोग, समझ रहे हो ना, पिछड़ रहे हो, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व यानी कि संरक्षित नहीं रख पा रहे हो या शिक्षा में पिछड़ रहे हो, है ना, तो उनके लिए अलग ट्रीटमेंट करेगा राज्य, उनके लिए अलग उपचार व्यवस्था करेगा राज्य। मेरी बात समझ? यानी कि यहाँ तो राज्य को मना कर रहे हैं भेदभाव करने से और यहाँ भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे केवल यही नहीं, खूब बवाल हुआ और बता रहा हूं, अरे ऊपर नहीं जाता ना। आर्टिकल 19 नाम सुना है? स्वतंत्रता का अधिकार 1906 में बोला गया कि हाँ, आवागमन की स्वतंत्रता सब जगह नहीं रहेगी, जनजातीय क्षेत्रों में। मेरी बात समझ? हाँ, आवागमन की स्वतंत्रता ले ली गई। समझ में आ रहा है? आवागमन की स्वतंत्रता लेने का क्या मतलब हुआ? एक और तो स्वतंत्रता दे रहे थे, है ना भाई, लिखा ही क्यों गया मूल अधिकार? शक्तियां देने के लिए। और पहले ही संविधान संशोधन में मूल अधिकारों में बड़े बड़े परिवर्तन कर दे रहे हो। एक और तो बोले कुछ भी जाना, कुछ भी करना अलाउड है। मेरी बात समझ? कोई भी प्रोफेशन करना अलाउड है, ठीक है, लेकिन उसमें धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे। इसमें ना केवल आवागमन की स्वतंत्रता बल्कि प्रोफेशन वाली बात भी कही गई। प्रोफेशन समझते हो ना? व्यवसाय कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। कल को तुमने घोषित कर दिया कि हम दांतों के डॉक्टर हैं, क्या मेरी बात क्लियर है? और तुम एक कुल्हाड़ी और एक क्या कहते हैं कील लेके बैठ गए, छेनी खुरपी लेके बैठ गए दांत उखाड़ने के लिए। मेरी बात समझ? जैसे एक दांत उखाड़ोगे वैसे केस हो जाएगा। नहीं समझे बात? और तुम बोलोगे यार संविधान तो बोल के गया है जो मन करे वो करेंगे, संविधान ने तो बोला हुआ है जो मन करे वो व्यवसाय करो, बोल के गया ना संविधान, जो मन करे वो व्यवसाय करो। मेरी बात समझ? अरे बोलो सर, कल को यहीं पर आ जाना, कहीं पढ़ाई करना, समझा? बिना सिलेक्ट हुए या रह के वहां बैठ जाना, समझ रहे हो ना? अरे बोलो कहीं भी आके बैठ सकते हो। कह दो कि आज से हम हैं यहाँ के प्रिंसिपल, क्योंकि संविधान ने कहा जो मन करे वो व्यवसाय करो, यू आर फ्री, है ना, टू डू वॉट एवर यू लाइक, जो मन करे वो करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। जाके प्रिंसिपल साहब कुर्सी बैठा सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या किया गया? सबसे पहले व्यवसायिक स्वतंत्रता को निश्चित किया गया, कम किया गया। कोई भी इंसान व्यवसाय नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, हाईवे का टेंडर कोई भी नहीं ले सकता। जो इंजीनियर होगा, जिसे उसे बनाने का तरीका मालूम होगा, वही ले सकता है। समझ लो ना? डॉक्टरी की दुकान, मेडिकल की क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, पता होगा शायद तुम लोगों को, मेडिकल स्टोर कोई भी नहीं खोल सकता। जिसने फार्मा लाइन की डिग्री ली हो वही खोल सकता है। क्या मेरी बात समझ? उसे डॉक्टरी की दुकान भी, क्लिनिक कोई नहीं खोल सकता, सब कोई नहीं खोल सकता। जिसके पास डिग्री होगी वही खोल सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से प्रतिबंध लगाए गए। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन जब पहले ही संशोधन में इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए तो क्या लग रहा है, लोग परेशान नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं, एक तो आप अभी तक बोल रहे थे कि पवित्रता में कोई नहीं छुएगा, अंबेडकर जी बोल के गए थे पवित्रता में कोई नहीं छुएगा, सब लोग बोल रहे थे। दूसरा, पवित्रतम जो मुंह से बोला गया उसे मारो गोली। मुंह से तो मैं भी बहुत कुछ बोल देता हूँ, मेरी बात नहीं, लेकिन लिखा भी तो हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 13(1) 13(2) में ऐसा कोई भी प्रावधान जो कि मूल अधिकारों में संशोधन कर रहा होगा, मेरी बात समझ, लाते ही 26 जनवरी 1950 के बाद लाते ही वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो 15(4) को तो जैसे लाया गया वैसे कैंसिल हो जाना चाहिए था। 15(4) मूल अधिकारों के अवधारणा में संशोधन कर रहा है, जैसे जिस दिन आया था उसी दिन कैंसिल हो जाना चाहिए था। मेरी बात समझ? अरे बोलो। अच्छा, इसके अलावा एक और याद आ रहा है? कौन सी सूची? 9वीं अनुसूची भी लाई गई आगे चलकर। इसमें भी हमने क्या देखा
इसमें भी हमने देखा हाँ संपत्ति का अधिकार जो है उसे जमींदारों से छीनने का, जमींदार से कम कर दिया जाए, उसे एक सीलिंग लगाई जाए संपत्ति के ऊपर। जिनके पास हजारों बीघा है या हजारों है ना गांव की जमींदारी है या बड़ी बड़ी जमींदारी है, समझ आया ना, उसमें किसी तरह से उसे किसी तरह नियंत्रण में लाए, उसे किसी तरह से नियंत्रण में लाए। और नियंत्रण में लाने की वजह से जब भी नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही थी सरकार, तो वो लोग कहाँ जा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, जिसकी वजह से क्या बनाया गया? 9वीं अनुसूची। समझ में आ रहा है? यह 9वीं अनुसूची में भी काम कर रही थी। यह सब पहले संशोधन में हो रहा है। समझ में आ? पहले संवैधानिक संशोधन में ही बवाल होने लगा कि यार जिसे आपने पवित्रता बोला था उसे सबसे पहले आप छू रहे हो। आपने तो बोला था मंदिर से पैसे नहीं लोगे, है ना, जरूरत पड़ी नहीं, पहले आपने मंदिर से पैसे चोरी कर लिए, बताया था ना मंदिर वाले कॉन्सेप्ट, है ना। दूसरा 13(1)(2) में लिखा भी हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा संवैधानिक संशोधन लाया जा रहा है जो कि मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसे स्वतः क्या मान लिया जाएगा? निरस्त मान लिया जाएगा। मेरी बात समझ आई? ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का व्यू इस पर क्या था ये समझते हैं। मैं दोबारा तुम्हें बता रहा हूं कि हम केवल इन शब्दों में नहीं फंसेंगे, इन शब्दों के आगे भी सोचेंगे। जो लिखा हुआ है उसके आगे सोचेंगे, जो लिखा हुआ है उसके आगे सोचने का मतलब हो गया यह चीजें बोली क्यों गई थी कि आखिर राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। आखिर बोली क्यों गई थी? ताकि लोगों में किसी तरह से और समानता लाया जाए, लाया जाए। ठीक है। साथ ही साथ राज्य की यह कोशिश की जाए, राज्य की ओर से यह कोशिश की जाए कि जो राज्य में भी तो लोग काम कर रहे हैं, सरकार के लोग काम कर रहे हैं, है ना, वह यह समझ ले कि इस आधार पर किसी भी तरह का लोगों में वर्गीकरण ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अंतोगत्वा यह पाया गया कि ये दोनों दिखने में दोबारा से कैसे हैं? विरोधाभास। लेकिन असल में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक व्यवस्था या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक, अगर समझ रहे हो ना, अगर कोई धर्म के लोग, कोई जाति के लोग या किसी लिंग के लोग अगर इसमें पिछड़ रहे हो, तो राज्य के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना उसके लिए प्रावधान करने की। अगर अनुसूचित जनजातियों के लोग जगह जगह जाकर शिक्षा हासिल नहीं कर सकते तो अंततः यह किसकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें शिक्षित करने की? राज्य की। समझ रहे हो ना? कहीं ना कहीं समाजवादी अवधारणा से प्रेरित है, जहां समाज की जिम्मेदारी किसके कंधे पर आती है? राज्य के, सरकार के। मेरी बात समझ आई? समाज की जिम्मेदारी ले रखी है, समाज का ठेका किसने लिया है? राज्य ने रखा है। समझ हो? समाज को पढ़ाने का, लिखाने का, समाज को नौकरी देने का, समाज को भोजन देने का। अगर भोजन नहीं मिल रहा, राज्य पे क्लेम करो। क्यों नहीं मिल रहा है? अन्य योजना चलेगी। अगर इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है तो राज्य पर क्लेम करो, इंश्योरेंस देगा राज्य। समझ रहे हो ना? अगर कोई विपत्ति आ गई है तो राज्य पर क्लेम करो। तुम्हारी पूरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? राज्य लेता है। तो उस तरह से अगर लोगों को, अगर आदिवासियों को, जनजातियों को, समझ रहे हो ना? अरे बोलो। अगर उस हिसाब से अगर जनजातियों को अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है, जनजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम होती जा रही है, बहुत सारे लोग माइग्रेट करते जा रहे हैं, है ना, वो शहरों की ओर आ रहे हैं, उनकी अपनी व्यवस्था, उनका अपना कल्चर, उनका अपना वर्क होता जा रहा है। समझ रहा हो ना? क्या केवल जिन चीजों को छू सकते हो क्या वही संपदा होती है? जिन चीजों को छू नहीं सकते वह भी तो संपदा होती है। अरे बोलो। समझ रहा हो ना? राष्ट्रीय धरोहर में केवल छूने योग्य चीजें नहीं आती, केवल ताजमहल नहीं आता। और राष्ट्रीय धरोहर संस्कृति भी है, राष्ट्र के लोगों का गाना भी है। समझ रहा हो ना? जूता चुरवाई की रस्म भी है, उसे भी बोल देना, प्रोटेक्शन देना है। सोहर भी है, जाते दूल्हे जाते हैं, गाली खा के आते हैं, नहीं देना, देखना। राष्ट्रीय धरोहर है, क्या था? सुरक्षित। ठीक है। शादी में जाओगे तो पता लगेगा। ठीक है। दूल्हे आते हैं, शादी में गाली खा के आते हैं,
मेरी बात सुन रहे, मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी ये बोलचाल की चीजें हैं क्या राष्ट्रीय धरोहर नहीं है? सर जितने भी सॉन्ग्स हैं, जो भी रीतियां रिवाज हैं, है ना, जो भी चले आ रहा है, तिल का लड्डू राष्ट्रीय धरोहर है कि नहीं? जो कुछ भी हमारी संस्कृति को विशिष्ट पहचान दे वो सब राष्ट्रीय धरोहर। उसी तरह से हमारी संस्कृति भी या आदिवासियों की संस्कृति भी राष्ट्रीय धरोहर, और वह लगातार मिटती ना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी? राज्य की। मेरी बात सुन रही? अगर आदिवासियों के बच्चे, अनुसूचित जनजातियों के बच्चे या विमेन यानी कि महिलाएं अगर पढ़ लिख नहीं पा रही है, बाई चांस उन्हें निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, या उनकी पढ़ाई केवल गर्ल्स कॉलेज में होनी है, लोग भेजने को तैयार नहीं है, कोएड समझते हो ना, जहां पर लड़का लड़की साथ पढ़े, कोएड, अगर भेजने को तैयार नहीं है तो स्कूल, तो गर्ल्स स्कूल खोले जाए, गर्ल्स कॉलेजेस बनाए जाए। क्या जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। समझ रहा हो ना? तो अगर संस्कृति के आधार पर इनमें से कोई, शिक्षा के आधार पर इनमें से कोई पिछड़ता हुआ पाया जाएगा तो यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह ना पिछड़े, और इसके लिए राज्य व्यवस्था करेगा। इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसके लिए नहीं पूछ जाओगे कि सर, है ना, हमारे लिए तो एकलव्य मॉडल इस तरह कितना अच्छा स्कूल नहीं बनाया इन्होंने, बस्ती में तो इतना अच्छा स्कूल नहीं बनाया, बस्ती में तो केंद्र विद्यालय, उसमें पैसा लगता है, किताब खरीदनी पड़ती है, हालांकि सस्ता है लेकिन फिर भी कुछ तो पड़ता है। इसमें तो रेजिडेंशियल स्कूल है, बस जाना है फिर सब कुछ वो देंगे। समझ रहे हो ना? एक बार चले गए, कदम अंदर हो गए, बस उनके हो गए, तो उनकी जिम्मेदारी। समझ में आ रहा है ना? जैसे कदम अंदर के फिर तुम्हारा खाना पीना साबुन सब, सच में, अरे खाना पीना साबुन मंजन, समझ आ रहा है? सब किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। सच में राज्य की जिम्मेदारी। तुम्हें विश्वास नहीं था? सच में इतनी कम जागरूकता हमारे यहाँ कि बता दो, अरे ऐसा कैसे नहीं हो सर, सच में राज्य की जिम्मेदारी है कि तुम्हें खाना, कपड़ा, साबुन, बर्तन सब कुछ मिले, जिससे तुम्हारी अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती रहे। समझ रहे हो ना? यह राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य ने देखा कि अनुसूचित, या पहले भी देखा गया था कि अनुसूचित जनजाति के लोग पीछे जा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी, और इसीलिए प्रावधान लिखा। क्या मेरी बात क्लियर है? ताकि राज्य अगर इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को उठाए, समझ रहे, उठा सके, मतलब, है ना, ये ना कहा जाए कि राज्य भेदभाव कर रहा है। राज्य ने गर्ल्स कॉलेज खोले तो ये ना बोला जाए कि राज्य भेदभाव कर रहा है, बॉयज कॉलेज नहीं खोल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? चलो नोट करना स्टार्ट करेंगे। लिखो, तुम्हारी अभ्युदय योजना भी इसी में आ जाएगी वैसे। यस। लिखो, लिखो अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर, केवल को अंडरलाइन कर लो, केवल को इन्वर्टेड कॉमा करके अंडरलाइन करो, के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, विभेद का प्रतिषेध करता है, विभेद का प्रतिषेध करता है। मैंने अपनी हिंदी की सुधार लिया ना, क्या बताऊं, विभेद का प्रतिषेध करता है, प्रतिषेध करता है, देखिए पूर्ण विराम लगाया, आगे लिखोगे विभेद केवल, विभेद केवल उपरोक्त आधारों पर ही निषिद्ध है, विभेद केवल उपरोक्त आधारों पर ही निषिद्ध है।
निषेध तो लिख लोगे ना, निषेध भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है अगर नहीं लिख पा रहे हो तो। निषिद्ध है। कितने आधार हैं? 5। नोट कर लो 5 आधार। मेरी बात समझ, ब्रैकेट डैश पे नोट करो 5 आधार। 5 आधार पर राज्य कभी भी निषेध मतलब विभेद नहीं करेगा। मेरी बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यानी कि अन्य आधार पर विभेद कर सकता है। लिखोगे राज्य अन्य आधारों पर विभेद कर सकता है। राज्य अन्य आधारों पर विभेद कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे नोट करोगे, इस संदर्भ में केवल का अर्थ, केवल को अंडरलाइन करके लिखोगे, केवल का अर्थ, इस संदर्भ में केवल को अंडरलाइन कर लो, का अर्थ है कि इनमें से केवल एक आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। इनमें से केवल एक आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन जाति और पिछड़ेपन के आधार पर सकारात्मक विभेद अथवा सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति, सकारात्मक विभेद जाति और पिछड़ेपन के आधार पर सकारात्मक विभेद अथवा सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, लिखो आगे 15(2) अनुच्छेद 15(2) उपरोक्त आधार पर ही दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर निषेध नहीं होने देता है। समझ गए? एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सार्वजनिक चीजें हैं, वहाँ पर निषेध नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखो, इसी में लिखो साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, और सार्वजनिक
समागम स्थानों पर सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के संबंध में भी समागम जहां लोग आते आते रहते हो स्थानों के उपयोग के संबंध में भी स्थानों के उपयोग के संबंध में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। शॉर्ट में लिखवा दिया और भी है लेकिन शॉर्ट में ठीक है। 15(3) में लिखो राज्य स्त्रियों और बालकों, यहां बालकों का मतलब बालक बालिकाओं दोनों है, ठीक है। राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए बाल लिखवा दीजिए। बालकों बाल सही है। बालकों लिखो, चलो लिखो सर, बैठे लिख लो, बालिकाओं भी लिखो। नहीं सर, सिर्फ बाल लिखवा दीजिए। बाल वो दोनों को कंसीडर करने का। ठीक है, सही। बालक एवं बालिकाओं दोनों वाला शब्द आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो बालकों और ब्रैकेट में लिख लो बालिकाओं भी, है ना। ठीक है, चलो बाल्यों लिख सकते हो, शायद बाल्यों एक शब्द समझा। बाल्यों में कुछ होता है मैं बाल बाल कर सकते बताइए। मैंने तो आसान से बालकों लिखो, ब्रैकेट में बालिकाओं भी लिखो, ठीक है। के लिए आजकल तो लड़ाई शुरू होती है। बालिकाओं के लिए भी विशेष उपबंध राज्य को करने से विशेष उपबंध राज्य को करने से नहीं रोकेगा। विशेष उपबंध राज्य को करने से नहीं रोकेगा। सर मैं आगे दिखा देता हूँ अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्त्रियों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए भी कुछ विशेष उपबंध किया जा सकता है, ठीक है। 15(4) में लिखोगे, लिखो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकेगा। समझ में आ गया? अरे बोलो, एकदम क्लियर हो गया? आगे लिखोगे, आगे लिखो, विवरण नहीं लिखो, इसमें लिखो 15(1) राज्य के लिए, 15(1) राज्य के लिए एक दिशा निर्देश है, एक दिशा निर्देश है। 15(2) को एक बार देखो ध्यान से, 15(2) को देखो ध्यान से। 15(2) किसके लिए?
सार्वजनिक स्थानों पर मावा का नाम या फिर प्रयोग के लिए निषेध। उसमें एक चीज और लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या होटल भी लिखा हुआ है। राज्य का होटल होता है, निजी व्यक्तियों का होता है। निजी व्यक्तियों का, निजी व्यक्तियों का, निजी कंपनियों का होता है, निजी व्यक्तियों का होता है। Yes, sir। मेरी बात समझाई? तो क्या 15(2) केवल राज्य के लिए? नहीं, 15(2) व्यक्तियों को भी निषेध करता है, वो किसी तरह का भेदभाव ना करे। क्या मेरी बात क्लियर है? लेट अस सपोज तुमने कोई होटल खोला बड़ा सा, इसमें तुम मना नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर तुमने एक पब्लिक होटल खोला है, तुमने इसका लाइसेंस लिया होटल के नाम से, तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा सबको कि वो जा सकते हैं वहां पर। किसी को उन 5 आधारों पर आप मना नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, नोट करोगे? क्या नोट किया 15(1) में? जबकि 15(2) निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। जबकि 15(2) निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। आगे लिखोगे अनुच्छेद 15(3) हाँ विरुद्ध भी उपलब्ध लिखो। आगे लिखोगे 15(3) महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य की सकारात्मक कार्रवाई को प्रेरित करता है। राज्य की सकारात्मक कार्रवाई को प्रेरित करता है। तथा सामाजिक समानता की स्थापना के लिए सकारात्मक एवं तर्कपूर्ण विभेद करने की अनुमति प्रदान करता है। कहां से? सामाजिक समानता की स्थापना के लिए सकारात्मक एवं तर्कपूर्ण विभेद करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है यार, इस संबंध में 3 वाद हैं, तीनों हमें लिखने हैं। चलो कल लिखेंगे। 3 वाद है, 3 केस है उसके। कुछ समझ में आया? नहीं आया? समझाने आता तो उसमें टाइम लगता है, फिर टाइम कितना आता है। कुछ पूछना है किसी को? जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हैं वहाँ पे वेतन देना चलता है ना, बेरोजगार लोग। क्या चीज़ नहीं समझा, फिर से बोलिए। सर यहाँ पे एक राज्य प्रावधान जैसे टैक्स चलता है, मतलब उनकी जो जरूरतमंद चीज़ें हैं ना, बाकी लोग की सहायता करती है। जैसे स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज करती है ना, हाँ सही। स्कैंडिनेवियाई देश की बात करो। यह सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें स्कैंडिनेवियाई देशों से हमने सीखी है।